आज सुनिए दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी आरक्षित। दीपक शर्मा जी की उपस्थिति हिंदी कथा जगत को समृद्ध करती है। जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र हो जो दीपक शर्मा की कहानियों से छूटा हो। प्रस्तुत है उनकी कहानी आरक्षित, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। उनका घर इन बिन वैसा ही रहा जैसा मैंने कल्पना में उकेर रखा था। स्थायी स्वागत मुद्रा के साथ घनी विपुल वनस्पति, ऊंची लाल दीवारों व पर्देदार खुली खिड़कियों लिए वो बंगला पूरी सड़क को सुशोभित कर रहा था। साहब घर पर नहीं है। अभी हम पहले ही फाटक पर ही थे कि एक साथ 4 संतरियों ने अपनी बंदूकें अपने कंधों पर तान ली। हम तुम्हारे साहब से नहीं, तुम्हारी मेम साहब से मिलने आए हैं। मैं अपनी पत्नी की ओट में खड़ा हो गया। हम उनके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता बताएंगे हुजूर? सभी संतरियों ने तत्काल अपनी बंदूकें अपने कंधों से नीचे उतार ली और हमें सलाम ठोंक दिया। मेम साहिब की बहन है। मैंने पत्नी की ओर इंगित किया। हुजूर, एक संतरी ने हमारे लिए फाटक खोला तो दूसरे ने आगे बढ़कर मेरे हाथ का सूटकेस अपने हाथ में ले लिया। आइए, तीसरे संतरी ने हमें दूसरे फाटक की ओर निर्दिष्ट किया। कौन है? दूसरे फाटक का संतरी अतिरिक्त रूखा व रौबदार था। मेम साहिब की बहन है, सामान उठाए हमारे साथ चल रहे संतरी ने कहा। ये सही नहीं कह रही। दूसरे फाटक के संतरी ने सिर हिलाया। मेम साहिब की एक ही बहन है और उनसे हमारा खूब परिचय है। वो खुद गाड़ी चलाकर आती हैं, गहनों और खुशबुओं से लगदग करती रहती हैं। ऐसे नहीं। मेरी पत्नी का चेहरा मोरा अति सामान्य है तथा वो अपने परिधान व केशभूषा की ओर अक्षम्य लापरवाही भी दिखाती है। उसे देखकर कोई नहीं जान सकता कि वो एक नौकरीशुदा कॉलेज लेक्चरर है। आप ये नाम अंदर अपनी मेम साहब को दिखाएं, फिर हमसे कुछ बोलना। अपना नाम मुझे अपनी रेल टिकट पर लिखना पड़ा। दूसरा कोई फालतू कागज़ उस समय मेरे पास नहीं था। वे हमें एक रेल यात्रा के दौरान मिली थीं। एयर कंडीशन्ड स्लीपर के कोच में पर्दे के उस तरफ जो 4 सीटें थीं, उसमें 2 हमारी थीं और 1 उनकी। आप शायद ऊपर वाली सीट पर जाएंगी। मोहक व प्रभान्वित महिलाओं पर भड़कना मेरी पत्नी अपना परम कर्तव्य मानकर चलती है। नीचे की दोनों सीटें हमारी हैं। उस दिन गाड़ी बहुत लेट हो गई थी और हमारे स्टेशन पर शाम के 7 बजे पहुंचने के बजाय रात के 10 बजे पहुंची। 2 दिन बाद पत्नी के भाई की शादी थी और हमने अपनी सीटें बहुत पहले बुक करवा रखी थी। मैं खाना ख़त्म कर लूँ? उनके चेहरे पर एक भी शिकन न पड़ी थी और वे पूरे चाव व इत्मीनान के साथ अपने मुंह में नियंत्रणीय निवाले भेजती रहीं। ज़रूर ज़रूर, मैंने तपाक के साथ कहा था। एक और जहाँ सावकाश वर्ग के पुरुष मुझे गहरे कोप से भर देते हैं, वहीं सावकाश वर्ग की स्त्रियां मुझे शुरू से ही तरंगित करती रही हैं। बचपन से ही मैंने अपने आसपास की स्त्रियों को बहुत जल्दी में पाया है। फुर्सत से उन सब का परिचय बहुत कम रहा है। बचपन में माँ और बहनों को जब देखा, जल्दी में ही देखा। मेरी पत्नी की जल्दी तो अक्सर उतावली और हड़बड़ी में बदल जाती है। आप बहुत कृपालु हैं। वे हंसने लगी थी। आपकी खातिर नहीं, अपनी खातिर। मैंने चुटकी ली थी। हमने अभी खाना नहीं खाया है। भूखे पेट बिस्तर बिछाने से बच गए। आप अपना टिफ़िन दिखाइए। वे एक बच्ची की मानिंद मचल ली थी। देखूं क्या क्या छीना जा सकता है। उनके टिफ़िन के महक रहे पनीर के उन बड़े टुकड़ों में से जब कुछ टुकड़े की मेरी पत्नी की और मेरी प्लेट में आ जाने की संभावना उत्पन्न हुई तो खींच रही पत्नी की खींच तुरंत भाग ली। पूरी यात्रा की अवधि में मैंने पाया अपनी बात कहने का उनके पास अपना ही एक विशेष परिमाण व मापदंड रहा। अपने श्रोता के अनुरूप वे एक मर्यादित सीमा के भीतर नियमित, आयोजित व सुव्यवस्थित बोल ही मुख से उच्चारती रहीं। उनके शब्द देववाणी सदृश वेद वाक्य न भी रहे, फिर भी उनके मुख से जो भी सुनने को मिला, सहज में ही उन शब्दों ने सुनिश्चित रूप से एक असाधारण सोद्देश्यता तथा अलंकरण अवश्य ही धारण कर लिया। ये मेरे पति का कार्ड है।
जब हम लोग अपने स्टेशन पर उतरे थे तो उन्होंने हमें अपने न्योते के साथ एक उत्साही मुस्कान दी थी। मुझे मिलने जरूर आइएगा। अचरज, सुखद अचरज, उत्कंठित व सदैव मुद्रा के साथ हमारे सामने प्रकट होने में उन्होंने अधिक समय न लिया। आप यहाँ बैठिए। उन्होंने हमारे लिए अपना बड़ा हॉल खुलवाया। मैं भी चाय का प्रबंध देख कर आती हूँ। मैं चाय नहीं पीता। पनीर के वे टुकड़े मैं अभी तक नहीं भूला था। कॉफ़ी मिलेगी क्या? क्यों नहीं, वे गर्मजोशी के साथ मुस्काईं। अभी हाजिर हुई जाती है। पत्नी की दिशा में देखकर मैं हंसने लगा। उधर घर पर जब भी कोई मेहमान आता है, पत्नी उसे खिलाने पिलाने के मामले में कभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर पाती है। इन्होंने हमें देखकर मुंह नहीं बनाया। मैंने जानबूझकर पत्नी को छेड़ा। मुंह क्यों बनाएंगी? पत्नी ने गोल बात की। चीज़ें बनाने और चीज़ें लाने के लिए जिसके एक इशारे पर बीसियों अर्दली हाजिर हो जाते हैं, वे अपने आदर सत्कार में क्यों टाल मटोल करेंगी? ये केक मैंने कल खुद बनाया था। एक सुसज्जित ट्रॉली के साथ वे जल्दी ही लौट आई। ट्रॉली के निचले खाने में 3 नैपकिन लगी प्लेटें व चटनियाँ थीं तथा ऊपर वाले खाने में केक और नमकीन की तश्तरियाँ। लीजिए। उन्होंने केक के 2 बड़े खंड हमारी प्लेटों में परोस दिए। कल हमारे बड़े बेटे का 16वां जन्मदिन था। बेटा तो खैर हॉस्टल में था, मगर इस केक के बल पर उसका जन्मदिन हमने यहाँ भी बना लिया। केक बहुत बढ़िया है, मैंने कहा। मुंह में जाते ही हलक से जा लगता है। और लीजिए। उन्होंने मेरी प्लेट फिर प्रचुर मात्रा में भर दी। बच्चों के यहाँ ना रहने पर आपके पास बहुत खाली समय रहता होगा। पत्नी ने अपने ब्यौरे एकत्रित करने चाहे। अपने कौतूहल के विषय का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने में वो निपुण हैं। सभी बच्चे क्या हॉस्टल में हैं? मैंने पूछा। हाँ, सभी। वे मुस्कुराई भी और उदास भी हो चली। उधर नैनीताल में जब से वो 2 साल डीआईजी रहे तो बच्चों को उधर अच्छे सही स्कूल मिल गए, इसीलिए कस्बापुर की इस पोस्टिंग में अकेले ही आए, उन्हें साथ नहीं लाए। बहुत सन्नाटा है यहाँ, पत्नी बोली। क्या कभी आप डर भी जाती हैं? नहीं। उन्होंने अपनी गर्दन को बल दिया। मेरी रक्षा के लिए यहाँ बहुत अर्दली तैनात हैं। अपने खाली समय में चित्र बनाती हूँ। कॉफ़ी खत्म होते उन्होंने अपनी नज़र मेरे चेहरे पर गड़ा दी। आपको मेरे चित्र बहुत तुच्छ लगेंगे, फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। आप दिखाइए तो। इनकी राय मूल्यवान है, पत्नी हंस दी। आपके केक की लागत बराबर कर देगी। मैं जानती हूँ ये बहुत ऊंचे चित्रकार हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा। इतने बड़े आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, चित्रकला के सिद्धांत व इतिहास के बारे में क्या क्या नहीं जानते होंगे। मैं ज़रूर आपकी परिकल्पना भी देखना चाहता हूँ। मैंने उत्साह दिखाया। मुझे विश्वास है आपके चित्र भी आपकी ही तरह भव्य व लोकोत्तर होंगे। लोकोत्तर? वे समझी नहीं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं मुस्कुराया। इस दुनिया के नहीं, उस दुनिया के जहाँ पेड़ छाया देते हैं, फूल खुशबू और बादल इंद्रधनुष। उनके कमरे में चित्र बनाने का ढेरों सामान था। तेल, चित्रकारी हेतु कई तरह के छोटे बड़े ब्रश, कैनवास, पेंट व रंगलेप। सामने रखे एक चित्राधार पर रंग बिरंगी एक लड़की के तद्रूप चित्रण ने मुझे प्रभावित किया, तो पीछे दूर रखे एक चित्र फलक पर बने एक समूह ने बुरी तरह चौंका दिया। समूह के प्रत्येक सदस्य के धड़ की तमगों वाली पुलिस यूनिफॉर्म के ऊपर बाघ के सिर टिकाए गए थे। सिर संपूरित बाघवत रहे, वही छलघाती मुद्रा, हिंस आँखें, अभिधावक जबड़े, आक्रामक दांत व रक्त पिपासु जिह्वा। साहब आ गए हैं। एकाएक उस नीरव बंगले का सन्नाटा टूटा और चारों तरफ मोटरों के हो हल्ले व अर्दलियों संतरियों के तौबा तिल्ले की प्रदर्शनी शुरू हो ली। आइए उधर बैठते हैं। उनके भव्य चेहरे की रंगत व स्नेहिल भंगिमा की सरगर्मी तत्काल लुप्त हो गई। लंबे डग भरती हुई वे हमें पीछे के बरामदे में रखी बेंत की कुर्सियों तक ले गईं। आप लोग यहीं बैठिए। उत्तेजनावश वे कांपने लगीं। कहाँ हो? तभी एक रौबदार प्रकार के साथ पुलिस के जूतों की ची ची हमारे निकट आने लगी। मैं भी आ रही हूँ। वे चींची की दिशा में लपक लीं। कौन लोग आए हैं?
पुलिसिया आवाज़ बहुत सख्त थी। मेरे पुराने कॉलेज की एक छात्रा है। उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला और अपने वाक्यों के मुख्यांश दोहराने लगी। पुराने कॉलेज की एक छात्रा, साथ में उसका पति है। उसका पति क्या करता है? मैंने नहीं पूछा, मुझे नहीं मालूम वो क्या करता है। उन्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? पिछली बार जब घर गई थी तो ये दोनों रेलगाड़ी में मिले थे। उनका स्वर काँप गया। यहाँ का पता क्यों दिया? आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। उन्हें फ़ौरन चलता करो। मुझे ड्राइंग रूम में 7 चाय चाहिए, तुम्हारे हाथ की, साथ में सैंडविच और कुक्कू का बर्थडे केक रहने दीजिए। वे घिघियाई। मिठाई ज़्यादा ठीक रहेगी। हाँ, मिठाई ज़्यादा ठीक। केक कहाँ गया? उन दिनों ये बेचारी कई बार मेरे लिए केक लाती रहती थी, बहुत बार केक लाया करती। मैंने सोचा मिठाई तो घर में है ही, मिठाई बहुत रखी है अभी, सो केक इन्हें खिला दिया। सोचा केक इन्हें ही खिला दूं। केक को हीला बनाकर मैं उन वीआईपी को अपने साथ लाया था। पुलिसिया हाथ ने उनकी देह की किस भाग को चोट पहुंचाई, बीच में खिंचे पर्दे के कारण हम देख ना पाए। अब केक सामने ना रखेंगे तो मेरी कितनी खिंचाई होगी। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चाय नाश्ता जल्दी भेजो। पुलिस के जूतों की ची फिर शुरू हो ली। अब उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम रसोई में जाओ। उन दोनों को मेरा निजी अर्दली फाटक तक छोड़ आएगा। बिल्ली का रुआं भीज गया है। पत्नी से अपनी हंसी दबाए न दबाई गई। अब वो हमें अपना मुंह न दिखाएगी। मेम साहब इस समय फुर्सत में नहीं। तभी एक पिस्तौलधारी सिपाही प्रकट हो गया। आपको जाने के लिए बोला है। पिस्तौलधारी सिपाही की देख रेख में हम दोनों फाटक पार करके सड़क पर आ गए। आप अपना काम देखिए, मेरी पत्नी ने सिपाही से कहा। हम रिक्शे से चले जाएंगे। आंधी की तरह सिपाही अंदर लपक लिया। इश, कैसी अजीब जगह थी। मैंने अपना सामान एक रिक्शे पर टिका दिया। बाएं संतरी, दाएं संतरी, इधर संतरी, उधर संतरी और बीच में एक अरक्षित भीगी बिल्ली। मेरी पत्नी मेरे साथ रिक्शे पर बैठकर अपनी समूची ही खंडित करने में जुट गई। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी आरक्षित। एक बड़े उच्च अधिकारी की पत्नी की स्थिति का जायज़ा आपने लिया। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।